This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे जालसाज, फर्जी और बहरूपीय इंसान की है जो कि आज भी केरल पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है और पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही है। ये वो इंसान था जिसकी आड़ में उस वक्त नामालूम कितने लोगों ने अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों और दोस्तों से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश की थी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या था, उसकी कहानी मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है केरल के आलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट से, जिसको कि एलेप्पी के नाम से भी जाना जाता है। 22 जनवरी 1984 की सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास एक आदमी अपनी कार से आलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट में ही मावेल्लीकरा से चेंगनूर की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसकी कार कुन्नम में कोलकड़वू ब्रिज के ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि वहां से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे धान के खेत में एक कार में आग लगी हुई है। वो तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और उस खेत के पास रह रहे एक आदमी जिसका नाम राधा कृष्णन आशिर था उसके घर पर गया और उसे जगाकर उसे कार में लगी आग के बारे में बताया। उसके बाद जब वो दोनों उस कार के और करीब गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कार की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी भी मौजूद था जो कि बहुत ही बुरी तरह जल चुका था। कार के अंदर जली हुई लाश देखने के बाद राधा कृष्णन आशिर फौरन मावेल्लीकरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को इस घटना की जानकारी देता है। जानकारी मिलते ही केरल पुलिस फौरन अलर्ट होती है और तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। जो कार उस खेत में जल रही थी उसका नंबर था KLQ7831 और वो एक ब्लैक कलर की एम्बेसडर थी। थोड़ी देर बाद ही सुबह 5:30 बजे के आसपास चेंगनूर के उस वक्त के DYSP यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस PM हरिदास भी वहां पहुंच गए। तब तक वहां काफी भीड़ लग चुकी थी और कार जो है वो अभी भी जली रही थी। खैर, किसी तरह आग को बुझाया गया और जली हुई लाश को बाहर निकाला गया। अब जो सबसे पहली चीज थी वो थी लाश की शिनाख्त करना। मगर जो लाश कार से बाहर निकाली गई वो इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। जो इकलौती चीज उस लाश से बरामद हुई वो था उसका आधा जला हुआ अंडरवेयर, जो कि पुलिस ने सबूत के तौर पर जमा कर लिया। पर इसके अलावा लाश के पास से या गाड़ी के अंदर से ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई जिससे उस लाश की पहचान हो सके। मगर तभी भीड़ में से एक आदमी ने पुलिस का काम आसान कर दिया। उसने बताया कि एक काले रंग की एम्बेसडर कार NRI सुकुमारा कुरूप की है, जो कि कुछ दिनों पहले ही अबू धाबी से यहाँ अपने गांव लौटा था और उसका गांव यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चेरियानाड में है। इसके अलावा वहां पर मौजूद चश्मदीदों के हिसाब से लाश की कद काठी और उम्र भी सुकुमारा कुरूप से मैच हो रही थी, जिसे देखकर यह बहुत हद तक लग रहा था कि मरने वाला शख्स सुकुमारा कुरूप ही है। पुलिस फौरन एक टीम सुकुमारा कुरूप के घर भेजती और उन्हें इस घटना की जानकारी देती और इधर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। पहली नजर में तो ये एक एक्सीडेंट का मामला लगा। पुलिस को लगा कि शायद तेज रफ्तार की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। मगर जब DYSP हरिदास ने कार के आसपास के एरिया की जांच की तो उन्हें कुछ शक हुआ, क्योंकि उन्हें कार से थोड़ी दूर ही धान के खेत के अंदर एक माचिस की डिब्बी, एक रबड़ का दस्ताना और एक जोड़ी चप्पल भी मिला। इसके अलावा उस खेत के बीच में से किसी के पैर के निशान भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेत के बीच में से होकर वहां से भागा हो। और जहां ये पैर के निशान मिले वहां की घास भी थोड़ी गीली थी और उस घास में से पेट्रोल की स्मेल भी आ रही थी। तो जब ये सब चीजें DYSP हरिदास की नजर में आई तो उन्हें डाउट हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने वहीं खेत के किनारे ही लाश का पोस्टमार्टम किया और जो चीजें पोस्टमार्टम में सामने आई उसने DYSP हरिदास के शक को यकीन में बदल दिया। पहली चीज जो पोस्टमार्टम से पता चली वो ये कि जो लाश कार से बरामद हुई उस लाश के पूरे शरीर पर जलने से पहले पेट्रोल बिखरा हुआ था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि कार का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कार का एक्सीडेंट होता और बाई चांस अगर कार का पेट्रोल बिखरता भी तो भी वो पेट्रोल कार के ही ऊपर या नीचे गिरता, न कि कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान के शरीर पर। दूसरा कि जब लाश के फेफड़ों की जांच की गई तो उसकी सांस की नली में कोई धुआं या उसके निशान वगैरह नहीं मिले। जबकि अगर एक जिंदा इंसान जलती हुई कार में है तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो सांस भी जरूर लेगा और सांस के जरिए धुआं भी उसके फेफड़ों में जाएगा। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि जो लाश उस कार से मिली उसकी मौत कार में आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। तीसरा कि जब लाश के पेट की जांच की गई तो उसके पेट से शराब के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी मिला, जो कि एक जहरीला केमिकल होता है और अक्सर मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा कार का जो दरवाजा था वो भी अंदर या बाहर से लॉक नहीं था, पर बावजूद इसके सुकुमारा कुरूप कार से बाहर नहीं आया, जबकि एक मरने वाला इंसान किसी भी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है।
सारी चीजें देखने के बाद यह साफ हो गया था कि सुकुमारा कुरूप को पहले कहीं और इथाइल अल्कोहल देकर मारा गया और फिर उसकी लाश को यहाँ गाड़ी में बिठाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। तो यह मामला जो कुछ देर पहले एक्सीडेंट का लग रहा था वो अब एक मर्डर केस में बदल चुका था। मगर अब भी कई ऐसे सवाल थे जो डीवाईएसपी हरिदास को परेशान कर रहे थे, जैसे कि क्या एक एनआरआई जो पिछले कई सालों से अबू धाबी में अच्छी खासी पोस्ट पर हो और अच्छी सैलरी भी ले रहा हो, जो अपने रहने के लिए आलापुजा के वांडा नाम में एक आलीशान घर बनवा रहा हो और जो पूरे गांव में अपनी आलीशान लाइफ के लिए मशहूर हो, उसकी लाश से ना तो कोई घड़ी मिली, ना कोई अंगूठी, और यहाँ तक कि लाश ने कोई जूता भी नहीं पहन रखा था। जो इकलौती चीज उस लाश से बरामद हुई वो था उसका आधा जला हुआ अंडरवेयर, और वो अंडरवेयर भी बहुत ही लो क्वालिटी का था, जो कि एनआरआई सुकुमारा कुरूप के प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। इसी बीच सुकुमारा कुरूप के घर वाले भी वहां पहुंच गए, और क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था इसलिए वो लोग अंतिम संस्कार के लिए सुकुमारा कुरूप की बॉडी की मांग करने लगे। पर क्योंकि डीवाईएसपी हरदास को अब भी 100% कंफर्म नहीं था कि मरने वाला शख्स कुरूप ही है, इसलिए उन्होंने बॉडी सौंपने के लिए उनके सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि वो बॉडी को जलाएंगे नहीं बल्कि दफनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में एविडेंस के लिए बॉडी की जरूरत पड़े। सुकुमारा ग्रुप के घर वाले इस शर्त को मान जाते हैं, इसलिए बॉडी उन्हें सौंप दी जाती है और फिर उसी दिन यानी 22 जनवरी 1984 की दोपहर तक वो लोग कुरूप की बॉडी को सारे रीति रिवाजों के बाद जमीन में दफना देते हैं। इधर डीवाईएसपी हरदास क्या करते हैं कि उसी दिन 2 पुलिस वालों को सादी वर्दी में नजर रखने के लिए स्मिता भवन भेज देते हैं, जहां सुकुमारा कुरूप का साड़ू भाई यानी सुकुमारा कुरूप की पत्नी की बहन का पति, जिसका नाम भास्कर पिल्लई था, वो और उसकी पत्नी रहा करती थी। डीवाईएसपी हरदास ने पुलिस वालों को स्मिता भवन इसलिए भेजा क्योंकि सुकुमारा कुरूप जब भी अबू धाबी से अपने गांव लौटता था तो वो अपने घर की बजाय स्मिता भवन में ही रुकता था, और डीवाईएसपी हरदास का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जो 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां पहुंचे उन्होंने जब उस घर का माहौल देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने देखा कि उस घर में कोई भी दुखी नहीं था और सभी हंसी खुशी बात कर रहे थे। इसके अलावा उसी दिन भास्कर पिल्लई की पत्नी ने लंच में चिकन भी बनाया था, जबकि उन दिनों केरल में चिकन उसी के घर बना करता था जहां कोई खुशी का माहौल हो। पर जिस घर में आज सुबह ही इतना बड़ा हादसा हुआ हो, बावजूद उसके उस घर में उसी दिन चिकन का बनना उस वक्त के कल्चर के हिसाब से बहुत ही अटपटा था, और ये चीज पुलिस के कान खड़े कर देती है। इसके बाद जब वो पुलिस वाले ये सारी बात डीवाईएसपी हरिदास को बताते हैं तो वो उसी दिन भास्कर पिल्लई को पूछताछ करने के लिए मावेलीकरा पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। इसके बाद जब भास्कर पिल्लई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने सबसे पहले उससे उसकी राय पूछी कि उसे क्या लगता है सुकुमारा कुरूप का मर्डर किसने किया होगा। तो वो बताता है कि सुकुमारा कुरूप के अबू धाबी में बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और उसे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने कुरूप की हत्या की है। जब भास्कर पिल्लई पुलिस को एक कहानी सुना रहा था तभी अचानक से डीवाईएसपी हरिदास का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है। वो देखते हैं कि उसने एक नई व्हाइट कलर की फुल बाजू की शर्ट पहन रखी है, जिसके बाजू के बटन भी बंद थे, जो कि 80 के जमाने में केरल के अंदर कॉमन नहीं था। लोग उस वक्त फुल बाजू की शर्ट तभी पहना करते थे जब उन्हें किसी शादी या फंक्शन वगैरह में जाना होता था। डीवाईएसपी हरदास को यह चीज बहुत ही अजीब लगती है, इसलिए वो भास्कर पिल्लई से बाजू के बटन खोलने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही भास्कर चौंक जाता है। पहले तो वो थोड़ी ना नुकुर करता है, पर जब पुलिस उसे फोर्स करती है तो वो बेमन अपने बाजू के बटन खोलता है और अपनी बाजू ऊपर करता है। उसने जैसे ही अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की तो पुलिस ने देखा कि उसके कोहनी के पास की स्किन जली हुई है और ये निशान ज्यादा पुराने भी नहीं लग रहे थे। इसके बाद जब पुलिस ने उसके कोहनी के जलने का कारण पूछा तो वो कहता है कि क्योंकि इस वक्त जनवरी चल रही है और ठंड का महीना है, इसलिए जब वो आग सेक रहा था तो गलती से जला हुआ कोयला उसकी कोहनी पर गिर गया। पर डीवाईएसपी हरदास को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को भास्कर पिल्लई के पूरे शरीर की अच्छे से जांच करने को कहा। और जब पुलिस ने उसकी अच्छे से जांच की तो पता चला कि कोहनी के अलावा उसका पैर और थोड़ा बहुत चेहरा भी जला हुआ है। इस बार भास्कर पिल्लई ने एक नया बहाना बनाया और कहा कि जब वो नहाने के लिए पानी गर्म कर रहा था तो गलती से गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया। भास्कर पिल्लई जो है वो बार बार अपनी बात बदल रहा था, इसलिए डीवाईएसपी हरदास ने पुलिसिया तरीके से पूछताछ करनी शुरू की, और जब उससे सख्ताई से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को एक नई कहानी सुनाई। उसने कहा कि सुकुमारा कुरूप एक बार उसे भी अपने साथ काम करने के लिए अबू धाबी ले गया था, मगर वहां ले जाकर कुरूप ने उसके साथ धोखा किया। वहां कुरूप ने उससे काम तो बहुत करवाया पर कभी उसके पैसे नहीं दिए। धीरे धीरे वो कुरूप से नफरत करने लगा और उसने उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। इसलिए इस बार जब सुकुमारा कुरूप अपने गांव आया तो उसने उसे जान से मार दिया और फिर उसकी लाश को कोलकडू ब्रिज के पास धान के खेत में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। भास्कर पिल्लई के इस कबूलनामे के बाद डीवाईएसपी हरिदास और उनकी टीम उसी शाम सबूत की तलाश में सीधे उसके घर स्मिता भवन पहुंच गई। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो ये मर्डर मिस्ट्री और भी गहरा गई, क्योंकि पुलिस को स्मिता भवन के पीछे जो बाथरूम था
उसके अंदर से कुछ जले हुए इंसानी बाल मिले। पुलिस ने उन बालों को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। मगर एक दूसरी चीज जिसने डीवाईएसपी हरिदास का ध्यान खींचा वो थी उस घर के अंदर खड़ी एक नई नवेली व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार, जिसका नंबर था KLY 5959। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि यह कार भी सुकुमारा कुरूप की ही है और वो अक्सर जब भी अबू धाबी से यहाँ लौटता है तो वो इसी कार का इस्तेमाल करता है। पुलिस उस कार को भी अपने कब्जे में लेती है, मगर इस नई कार ने इस केस के अंदर एक और सवाल जोड़ दिया कि सुकुमारा कुरूप जो पूरे गांव में अपनी आलीशान लाइफ का बखान करता था, वो आखिर अपनी नई नवेली कार को घर पर यूं ही खड़ी करके एक पुरानी कार में क्यों घूमेगा। पुलिस का ये जो शक था वो बिल्कुल ठीक निकला और अगले ही दिन यानी 23 जनवरी 1984 को पुलिस के पास सुकुमारा कुरूप के एक दूर के रिश्तेदार का फोन आया, जिसमें उसने एक नया खुलासा किया और बताया कि सुकुमारा कुरूप जिंदा है। उसने बताया कि पिछले दिन यानी 22 जनवरी 1984 को जब कुरूप के घर वाले उसे दफनाकर वापस लौटे तो उसी वक्त सुकुमारा कुरूप का ड्राइवर, जिसका नाम पोन्नप्पन था, वो कुरूप की व्हाइट कलर की एम्बेसडर, जिसका नंबर KLY 5959 था, उसे लेकर वहां पहुंचा। उसने कहा कि लोगों ने जैसे ही ड्राइवर पोन्नप्पन को देखा तो वो सभी लोग उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़े, क्योंकि उन्हें शक था कि कुरूप की हत्या में उसी का हाथ है। मगर किसी तरह कुरूप के परिवार के एक मेंबर ने उसे उन लोगों से बचाया, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि कुरूप जिंदा है और उसी ने उसे ये खबर देने के लिए यहाँ भेजा है। जब कुरूप के घर वालों ने उससे पूछा कि अगर कुरूप जिंदा है तो जो मरा है वो कौन है, तो उसने बताया कि पिछली रात जब वो और कुरूप गाड़ी से घर लौट रहे थे तो गलती से उनसे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उन्होंने उसकी लाश को उस ब्लैक कलर की पुरानी एम्बेसडर में डालकर जला दिया। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि अभी फिलहाल कुरूप कहाँ है, तो उसने बताया कि गाड़ी में आग लगाने के बाद वो दोनों उसी सुबह सीधे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर अलवा के लिए निकल गए थे और वहां पहुंचकर उन दोनों ने अलंकार लॉज में एक कमरा लिया था और अभी फिलहाल कुरूप अलवा के उसी अलंकार लॉज में ठहरा हुआ है। पूरी कहानी सुनाने के बाद ड्राइवर पोन्नप्पन ने उस व्हाइट कलर की एम्बेसडर को स्मिता भवन में पार्क कर दिया और फिर वो भी वहां से निकल गया। तो अब केरल पुलिस के पास दो अलग अलग कहानियां थी। पहली कहानी जो सुकुमारा कुरूप के साढ़ू भास्कर पिल्ले ने अपने कबूलनामे में सुनाई और दूसरी ड्राइवर पोन्नप्पन की हिट एंड रन वाली कहानी। डीवाईएसपी हरिदास को भास्कर पिल्ले की कहानी पर पहले से ही डाउट था और जब उन्हें ड्राइवर पोन्नप्पन की कहानी से यह पता चला कि कुरूप जिंदा है तो यह साफ हो गया कि भास्कर पिल्ले ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुनाई थी। अब बची ड्राइवर पोन्नप्पन की हिट एंड रन वाली कहानी, पर डीवाईएसपी हरिदास को ड्राइवर पोन्नप्पन की कहानी पर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि किसी आदमी का एक्सीडेंट होने के बाद उसे अपनी ही कार में डालकर जलाएगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लाश के जिस्म से कोई चोट के निशान वगैरह भी नहीं मिले थे। मगर जो दो सबसे अहम खबर केरल पुलिस के हाथ लगी थी उनमें से एक थी सुकुमारा कुरूप का जिंदा होना और दूसरा उसका अलवा के अलंकार लॉज में रुका होना। केरल पुलिस ने फौरन अपनी एक टीम अलंकार लॉज में भेजी और जब पुलिस ने उस लॉज के कर्मचारियों को कुरूप की फोटो दिखाई तो फोटो देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया, मगर इत्तेफाक से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही उसने यहाँ से चेकआउट कर लिया था, जिसकी वजह से वो केरल पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके अलावा लॉज के रजिस्टर पर सुकुमारा कुरूप ने जो एंट्री की थी उस हैंडराइटिंग की जब जांच की गई तो वो भी कुरूप की हैंडराइटिंग से मैच हो गई। तो केरल पुलिस को सुकुमारा कुरूप तो नहीं मिला, मगर हाँ, लॉज के कर्मचारियों के बयान और रजिस्टर की हैंडराइटिंग से यह जरूर साबित हो गया कि सुकुमारा कुरूप मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और अगर यही इंफॉर्मेशन केरल पुलिस को सिर्फ कुछ घंटे पहले और मिल जाती तो शायद अभी सुकुमारा कुरूप पुलिस की गिरफ्त में होता। मगर अभी भी एक इंसान जो पुलिस की गिरफ्त में था वो था भास्कर पिल्लई, और यह भी साफ था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस ने अब उसी पर फोकस करना शुरू किया। और जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई तो उसने सारा सच उगल दिया और जो कहानी सामने आई उसके पीछे बड़ी लंबी और गहरी साजिश थी। इसके अलावा यह भी पता चला कि पुलिस जिस सुकुमारा कुरूप की तलाश में है उसका असली नाम दरअसल सुकुमारा कुरूप है ही नहीं और वो एक बार पहले भी मर चुका है, और उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल सुकुमारा कुरूप का जो असली नाम था वो था गोपाल कृष्ण कुरूप, जो कि इस साजिश का पहला किरदार था। गोपाल कृष्ण कुरूप का जन्म साल 1946 में एक बहुत ही अच्छे खासे और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले परिवार में होता है, और क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग या तो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स या फिर राजनीति से संबंध रखते थे, इसलिए वो सभी चाहते थे कि गोपाल कृष्ण भी बड़ा होकर एक ऊंचे दर्जे का सरकारी अफसर बने। मगर गोपाल कृष्ण कुरूप का कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, और जब वो 12वीं के एग्जाम में फेल हो गया तो उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करा दिया। एयरफोर्स में जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गोपाल कृष्ण बॉम्बे पहुंच गया, जहां उसने इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, पर वहां भी उसका ज्यादा दिनों तक मन नहीं लगा, इसलिए एक दिन झूठा बहाना करके
एयरफोर्स से कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर वो वापस अपने गांव चेरियानाड आ गया। अब कायदे से छुट्टी खत्म होने के बाद उसे वापस बॉम्बे जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, या फिर अगर किसी वजह से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था तो उसे इसके बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करनी थी। मगर गोपाल कृष्ण कुरूप ने इन दोनों में से कुछ नहीं किया। ना तो उसने वापस ड्यूटी ज्वाइन की और ना ही उसने इस बारे में अपने किसी सीनियर्स को रिपोर्ट की। जो छुट्टी उसे कुछ हफ्तों के लिए दी गई थी, उसके खत्म होने के बाद भी कई और हफ्ते बीत गए, पर वो वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटा। आर्म फोर्सेस में ऐसे आप अगर बिना बताए ड्यूटी से गायब हो जाओ तो उसे बहुत ही सीरियस लिया जाता है। और क्योंकि गोपाल कृष्ण छुट्टी खत्म होने के कई हफ्तों बाद भी वापस नहीं लौटा था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने गोपाल कृष्ण कुरूप को भगोड़ा घोषित कर दिया और उसकी तहकीकात शुरू कर दी। पर बावजूद इसके अगले कई महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर जब गोपाल कृष्ण कुरूप को यह पता चला कि एयरफोर्स ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसकी तलाश कर रही है, तो उसे यह डर सताने लगा कि कहीं अगर वो गलती से उनके हत्थे चढ़ गया तो इसके लिए उसके ऊपर इंक्वायरी चलाई जाएगी और हो सकता है कि इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़े। इसलिए उसने इस इंक्वायरी से बचने और अपने ऊपर से भगोड़े का ठप्पा हटाने के लिए पहली बार खुद को मारने का प्लान बनाया। उसने क्या किया कि अपने गांव की ही एक लोकल पुलिस को रिश्वत देकर अपना एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया कि वो मर चुका है। इसके बाद उसने इस सर्टिफिकेट को इंडियन एयरफोर्स में भिजवा दिया और जब इस सर्टिफिकेट के जरिए एयरफोर्स को पता चला कि वो मर चुका है तो उन्होंने उसके ऊपर चल रही सभी खोजबीन को बंद कर दिया और उसके ऊपर लगे भगोड़े का टैग भी वापस ले लिया। अब गोपाल कृष्ण कुरूप पेपर पर तो सबके लिए मर गया, पर क्योंकि असलियत में वो अभी भी जिंदा था और आगे भी बेखौफ होकर उसे अपनी जिंदगी जीनी थी, इसलिए यहां से उसे एक नया नाम मिला जो था सुकुमारा कुरूप। इसके बाद उसने अपने इस फर्जी नाम से एक फर्जी पासपोर्ट और कई डॉक्यूमेंट्स बनवाए और फिर गल्फ जाने का फैसला किया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हुई थी। दरअसल जब कुरूप बॉम्बे में एयरफोर्स में काम कर रहा था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात सरसम्मा नाम की एक लड़की से होती है जो कि उस वक्त बॉम्बे के अंदर ही नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर जब यह बात कुरूप के घर वालों को पता चली तो वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, क्योंकि जो सरसम्मा थी उसकी मां कुरूप के ननिहाल यानी नानी के घर पर मेड का काम किया करती थी। पर कुरूप ने यह ठान लिया था कि वो शादी करेगा तो सरसम्मा से ही, इसलिए सभी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने बॉम्बे के माटुंगा के श्री राम मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से सरसम्मा से शादी कर ली। इसके बाद इधर जब उसने खुद को एक नई पहचान दी तो इस नई पहचान के साथ 1970 के दौर में अपनी पत्नी सरसम्मा को लेकर सुकुमार कुरूप एक नए देश अबू धाबी चला गया। अबू धाबी पहुंचने के बाद उसने वहां एक मरीन ऑपरेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली और एक अच्छी खासी पोस्ट पर लग गया। इसके अलावा उसकी पत्नी सरसम्मा को भी वहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई। तो अब दोनों मियां बीवी अबू धाबी में ऐशो आराम से अपनी आलीशान जिंदगी काट रहे थे और उन्हें वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि उस वक्त दोनों की जो कुल मिलाकर सैलरी थी वो इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 50,000 रुपये से भी ज़्यादा थी और 70-80 के ज़माने में इन 50,000 रुपये की क्या कीमत होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। सुकुमारा कुरूप दिल खोल कर पैसे खर्च करता, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द अबू धाबी में भी उसने अपने कई सारे दोस्त बना लिए थे और बहुत से लोग उसे जानने लगे थे। अगले कई सालों तक वो अबू धाबी में इसी तरह अपनी लग्जरी लाइफ जीता रहा। इस दौरान उसके 2 बच्चे भी हुए और वो उन्हें भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। बीच बीच में कई बार वो अपने घर केरल भी आता और जब भी वो अपने घर लौटता तो अपने रिश्तेदारों, पड़ोसी और दोस्तों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता, महंगी महंगी शराब की बोतलें लाता, जिसकी वजह से यहाँ केरल में भी उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे काफ़ी खुश रहते और वो जैसा कहता सभी वैसा ही करते थे। अच्छा, वो जब यहाँ अपने घर केरल लौटता था तो वो हमेशा अपने घर की बजाय अपने साड़ू भाई यानी भास्कर पिल्ले के घर स्मिता भवन में ही रुकता था, और वो इसलिए क्योंकि उसके माता पिता सरसम्मा के साथ हुई उसकी शादी से नाराज थे। खैर, बाद में सुकुमारा कुरूप ने वहां पर खुद का अपना एक घर बनाने की प्लानिंग की, इसलिए उसने आलप्पुझा के वांडानम में एक जमीन खरीदी और उस पर एक आलीशान घर बनवाने का काम शुरू कर दिया, जो कि कंप्लीट होने के बाद उस गांव क्या पूरे जिले का सबसे आलीशान घर होता। इसके बाद उसने एक व्हाइट कलर की नई एम्बेसडर कार भी खरीदी जिसका नंबर था KLY 5959 और उसे चलाने के लिए ड्राइवर पुनप्पन को भी हायर किया। अब वो जब भी अपने मकान के कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में केरल आता तो वो इसी कार का इस्तेमाल करता और फिर वापस अबू धाबी लौट जाता। इसी बीच होता यह है कि साल 1982 में गल्फ देशों के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आ जाता है और वहां की कई कंपनियां अपने पुराने मुलाजिमों को निकालकर कम सैलरी पर नए मुलाजिमों को रख रही थी। सुकुमारा कुरूप को पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी भी अपने कई मुलाजिमों को नौकरी से निकालने वाली है और उनमें से एक नाम उसका भी है। इस खबर ने उसे बहुत परेशान कर दिया,
क्योंकि एक तो उसकी लग्जरी लाइफ की वजह से वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था, जिसकी वजह से उसके पास कोई बैंक बैलेंस था नहीं, और दूसरा कि उसके पास जो कुछ बचा भी था वो सारा पैसा उसने अपना नया मकान बनाने के ऊपर खर्च कर दिया था, और मकान जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, मगर तभी इत्तेफाक से एक रात उसके हाथ एक मैगजीन लगी, जिससे उसे जर्मनी में हुए एक केस के बारे में पता चला, जिसमें एक आदमी ने कत्ल करने के बाद लाश को कार में डालकर जला दिया था, और फिर उस लाश को खुद की लाश साबित करके इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपए ठग लिए थे। इस खबर को पढ़ते ही सुकुमार कुरूप की आंखें चमक जाती है, और यहीं से वो दूसरी बार अपनी मौत की साजिश रचता है। इसके बाद वो साजिश के तहत अक्टूबर 1983 में 8 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेता है, जिसकी वैल्यू अगर आज 2023 में देखी जाए तो वो होते हैं करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए। खैर, इंश्योरेंस लेने के बाद वो इस साजिश के दूसरे किरदार को अपने प्लान में शामिल करता है, जिसका नाम था शाहू। शाहू जो है वो दरअसल सुकुमार कुरूप का काफी पुराना दोस्त था, और वो भी केरल के चावकड़ का ही रहने वाला था। शाहू भी अबू धाबी में कुरूप के साथ उसी कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था, और क्योंकि कुरूप के उसके ऊपर पहले से कई एहसान थे, चाहे वो पैसे को लेकर हो या फिर किसी दूसरी वजह से, इसलिए वो कुरूप के ऊपर अंधा विश्वास करता था। और जब कुरूप ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया तो इस डर में कि कहीं उसे भी इस कंपनी से ना निकाल दिया जाए, वो उसके प्लान में शामिल हो गया। अब बारी थी इस प्लान के तीसरे किरदार को लाने की, जो कि था सुकुमार कुरूप का साड़ू भाई यानी भास्कर पिल्लई। भास्कर पिल्लई को अपने प्लान में शामिल करने के बाद सुकुमार कुरूप ने प्लानिंग के तहत उससे एक पुरानी कार खरीदने को कहा, जिसके बाद पिल्लई ने 8,000 रुपए में KLQ 7831 नंबर वाली एक ब्लैक कलर की सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी। उसके बाद 5 जनवरी 1984 को अपने प्लान के तहत सुकुमार कुरूप और उसका दोस्त शाहू केरल के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। सुकुमार कुरूप का ड्राइवर पोनप्पन उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, और जब एयरपोर्ट से वो लोग गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुरूप अपने ड्राइवर पोनप्पन को भी पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लेता है, जो कि इस साजिश का चौथा किरदार था। अब ये चारों प्लान के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू करते हैं, और वो था किसी तरह एक लाश को ढूंढना जिसकी कद और काठी कुरूप से मिलती जुलती हो। इसके लिए वो सबसे पहले आलप्पुजा के मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, और वहां अपने एक रिश्तेदार के जरिए कुरूप से मिलती जुलती एक लाश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर कई दिन बीतने के बाद भी जब उन्हें वहां से ऐसी कोई लाश नहीं मिलती तो वो लोग इसके बाद किसी लावारिस लाश को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो और जिससे कोई क्लेम करने वाला ना हो। पर यहां भी उन्हें ऐसी कोई लाश नहीं मिली, और अगर कोई मिली भी तो उसकी हालत इतनी बुरी होती कि वो प्लान के हिसाब से फिट नहीं बैठती। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न कब्रिस्तान में जो ताजा ताजा लाश दफनाई जाती है उसे ही निकालकर इस्तेमाल किया जाए। मगर यहां भी उन्हें जो लाश मिली वो या तो कभी किसी औरत की होती या फिर कभी उसकी कदकाठी कुरूप से मैच नहीं होती। तो अब जब चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, तब जाकर सुकुमारा कुरूप ने उन तीनों के सामने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर वो सारे चौंक उठे। उसने कहा कि ये लाश वाश ढूंढने का चक्कर छोड़ो और सीधे किसी को पकड़कर उसका मर्डर करते हैं। पहले तो वो तीनों सोच में पड़ गए, मगर फिर जब उन्हें लगा कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और पैसों का तो लालच था ही, इसलिए उन तीनों ने भी अपनी हामी भर दी। इसके बाद 21 जनवरी 1984 की रात लगभग 8 बजे के करीब ये चारों करुवट्टा के थोट्टापल्ली में कल्पकवड़ी इन नाम के एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। अगले करीब 2 घंटों तक ये चारों वहां बैठकर शराब पीते हैं और आगे क्या और कैसे करना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद रात करीब 10 बजे ये चारों वहां से 2 एम्बेसडर कार में बैठकर आलप्पुजा से तिरुवनंतपुरम की तरफ जाने वाले हाईवे, जिसे कि उस वक्त NH47 कहा जाता था, उस पर अपनी कार को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। उनका प्लान था कि उन्हें इस हाईवे से कोई भी ऐसा शख्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और उम्र सुकुमारक रूप से मिलती हो उसे उठाना है। ड्राइवर पोनप्पन जो है वो आगे व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार KLY 5959 चला रहा था, जिसकी पिछली सीट पर भास्कर पिल्ले और साहू बैठे थे, और उसके पीछे पीछे ब्लैक वाली एम्बेसडर कार KLQ 7831 चल रही थी, जिसे कि सुकुमारक कुरूप चला रहा था। उस रात उन लोगों ने NH47 पर लगभग 25 किलोमीटर आगे तक अपनी कार दौड़ाई और उच्चीरा तक पहुंच गए, मगर उन्हें ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला जिसका हुलिया कुरूप से मिलता जुलता हो। इसलिए वो लोग वापस आलप्पुजा आ गए, और वापस आने के दौरान भी उन्हें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। आलप्पुजा पहुंचने के बाद यह तय हुआ कि वो एक आखिरी चक्कर और लगाएंगे, क्या पता कोई मिल जाए। इसलिए लगभग आधी रात में वो चारों दोनों एम्बेसडर को लेकर एक बार फिर अपने शिकार की तलाश में NH47 पर तिरुवनंतपुरम की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल गए। इत्तेफाक से इस बार जब उनकी कार करवट्टा के TB जंक्शन के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर खड़ा एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा है। अब क्योंकि जो व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार थी वो आगे चल रही थी,
इसलिए भास्कर पिल्ले के कहने पर ड्राइवर पोनप्पन जैसे ही अपनी कार उस आदमी के पास लेकर गया तो उस आदमी को देखते ही उन लोगों की आंखें चमक गई, क्योंकि उस आदमी की हाइट, उम्र और वजन सब कुछ सुकुमारक रूप से मैच हो रही थी। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप लोग आलप्पुझा की तरफ जा रहे हैं, जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, जबकि वो लोग आलप्पुझा से आ रहे थे। इसके बाद वो आदमी उस व्हाइट एम्बेसडर की पीछे वाली सीट पर भास्कर पिल्ले और शाहू के बीच में बैठ गया और कार वहां से आलप्पुझा की तरफ चल दी और पीछे पीछे सुकुमारक रूप भी काली एम्बेसडर में आ रहा था। जब उनकी कार थोट्टापल्ली पहुंचने वाली थी, उससे जस्ट पहले पोनप्पन ने कार को हाईवे से उतारकर पालना की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया। और जब उस आदमी ने पूछा कि उन्होंने कार को इस तरफ क्यों मोड़ा, तो भास्कर पिल्ले बोला कि उसे पालना में किसी आदमी से मुलाकात करनी है, जिसके बाद वो लोग वापस आलप्पुझा की तरफ चलेंगे। उस सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद भास्कर पिल्ले ने एक ग्लास में ब्रांडी डालकर उस आदमी को पीने के लिए दिया, जिसमें कि उन्होंने पहले से ही इथाइल अल्कोहल मिलाया हुआ था। पर उस आदमी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो शराब नहीं पीता। भास्कर ने एक बार फिर उससे शराब पीने को कहा, मगर उसने इस बार भी मना कर दिया। जब उस आदमी ने दोबारा मना किया तो भास्कर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में चिल्लाकर उससे शराब पीने को कहा, जिसकी वजह से वो आदमी डर गया और डर के मारे उस आदमी ने इस बार शराब की गिलास ली और जल्दी से उसे पी गया। कुछ ही सेकंड में इथाइल अल्कोहल ने अपना असर दिखाना शुरू किया और वो आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद चलती गाड़ी में पिछली सीट पर पिल्ले और शाहू ने मिलकर एक तौलिए से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी चेरियानाड की तरफ मोड़ ली और लगभग 30 किलोमीटर ड्राइव करके स्मिता भवन पहुंचे। इन सब में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर गया और रात 12 बजे के बाद अगली तारीख यानी 22 जनवरी 1984 आ गई। स्मिता भवन पहुंचने के बाद वो उस आदमी की लाश को बाथरूम में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने लाश के कपड़े, घड़ी और अंगूठी को उतार दिया और उसे सुकुमारक रूप के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने लाश के चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसका चेहरा भी जला दिया ताकि किसी भी तरीके से उसकी पहचान ना हो सके। मगर वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी प्लान कर ले, वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है, और यहाँ भी ठीक यही हुआ। उन्होंने उस लाश की पहचान करने वाली हर एक चीज को हटा दिया, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी जला दिया, मगर वो लाश का अंडरवेयर बदलना भूल गए, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही अहम सबूत साबित हुआ। खैर, लाश का चेहरा जलाने के बाद उन्होंने बॉडी को सफेद एम्बेसडर की डिग्गी में लोड किया और रात करीब 3 बजे वो चारों अपनी दोनों कार लेकर कोलकडवू ब्रिज के पास कुंडम पहुंचे और अचनकोविल नदी के किनारे एक धान के खेत के पास ले जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने बॉडी को व्हाइट एम्बेसडर की डिग्गी से निकालकर ब्लैक एम्बेसडर की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और फिर वो अपने साथ जो 10 लीटर पेट्रोल लेकर आए थे, उस पेट्रोल को पूरी गाड़ी के अंदर, बाहर और लाश के ऊपर छिड़क दिया। इसके बाद उन्होंने काली एम्बेसडर को पीछे से धक्का देकर रोड से खेत में गिरा दिया ताकि लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और फिर कार में आग लगा दी। मगर कार में आग लगाते ही उससे एक आग का गुब्बार निकला, और क्योंकि पेट्रोल डालते वक्त थोड़ा बहुत पेट्रोल भास्कर पिल्ले के हाथ और जांघ पर गिर गया था, इसलिए उसने आग पकड़ ली, जिससे बचने के लिए वो चारों खेत के बीच से होते हुए कार से दूर भाग गए। खैर, किसी तरह भास्कर पिल्ले को लगी आग को बुझाया गया और फिर वो चारों उस व्हाइट एम्बेसडर में बैठकर वहां से भाग गए। मगर जल्दीबाजी में वो माचिस की डिब्बी, एक जोड़ी चप्पल और एक रबड़ के ग्लव्स वहीं खेत के बीच में ही छोड़ गए। और इसके 1 घंटे बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है। पूरी कहानी सामने आने के बाद केरल पुलिस ने फौरन बाकी के 3 लोग, शाहू, ड्राइवर पोनप्पन और सुकुमारक रूप की तलाश शुरू कर दी। डीवाईएसपी हरिदास ने तुरंत उसी दिन यानी 23 जनवरी 1984 को शाहू को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजी, जहां के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उन्हें शाहू का एड्रेस मिला। इसके बाद केरल पुलिस उसके गांव चावकड़ पहुंची और पुलिस ने जैसे ही उसके घर पर दबिश मारी तो देखा कि वो सामान वामान पैक करके कहीं निकलने की तैयारी कर रहा था। बाद में पता चला कि वो कोच्चि होते हुए अबू धाबी के लिए निकलने वाला था, और अगर पुलिस कुछ घंटे और लेट हो जाती तो शायद वो भी उनके हाथ से निकल जाता। खैर, शाहू को पकड़ने के बाद उन्होंने उसका सामना भास्कर पिल्ले से करवाया, और जब उसे लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो अब 4 में से 2 गुनहगार केरल पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस बाकी के 2 गुनहगारों की भी तलाश में थी। मगर अब भी एक सवाल जो केरल पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था वो ये था कि अगर सुकुमारक रूप जिंदा है तो आखिर मरने वाला शख्स कौन है, और इस केस को सुलझाने के लिए मरने वाले की पहचान साबित करना बहुत जरूरी था। इस बारे में जब पुलिस ने भास्कर और शाहू से पूछताछ की तो सिवाय इसके कि उसकी कद और काठी रूप से मिलती थी, उनके पास मरने वाले की और कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अब डीवाईएसपी हरिदास ने क्या किया कि आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उनमें यह पता करना शुरू किया कि कहीं पिछले 2-3 दिनों में उनके पास कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं आई। तो अब केरल पुलिस इधर मरने वाले की गुत्थी सुलझा रही थी, मगर इसी बीच पुलिस सुकुमारक रूप और ड्राइवर पोनप्पन को पकड़ने का एक गोल्डन चांस मिस कर देती है।
दरअसल हुआ यह था कि 22 जनवरी 1984 को ड्राइवर पोनप्पन सुकुमारा कुरूप के घर ये खबर देने के बाद कि वो जिंदा है, वो उस शाम आलप्पुझा पहुंचता है। जिसके बाद वो प्लान के हिसाब से सुकुमारा कुरूप की पत्नी सरसम्मा को अबू धाबी के एड्रेस पर एक टेलीग्राम भेजता है कि सुकुमारा कुरूप की मौत हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत वहां से केरल के लिए निकले। इसके बाद वो अगली सुबह यानी 23 जनवरी 1984 को अलवा के अलंकार लॉज में पहुंचता है, जहां सुकुमारा कुरूप ठहरा हुआ था। पर जब ड्राइवर पोनप्पन कुरूप को यह बताता है कि पुलिस ने भास्कर पिल्लई को अरेस्ट कर लिया है, तो कुरूप घबरा जाता है और उसे यह डर था कि कहीं भास्कर पिल्लई सारी पोल न खोल दे। इसलिए वो उसी वक्त ड्राइवर पोनप्पन के साथ आलप्पुझा के लिए निकल जाता है और उसके निकलने के मुश्किल से 1-2 घंटे बाद ही पुलिस की एक टीम उसे ढूंढते हुए अलंकार लॉज में पहुंचती है। तो जब केरल पुलिस वहां उसे अलवा में ढूंढ रही थी, वो यहाँ आलप्पुझा पहुंच चुका था। आलप्पुझा पहुंचने के बाद कुरूप पोनप्पन के साथ अपनी नानी के घर पहुंचा और क्योंकि उसे डर था कि कहीं भास्कर पिल्लई अपना मुंह न खोल दे, इसलिए उसने अपने पैसों और परिवार की पहुंच के दम पर भास्कर पिल्लई को छुड़वाने की पूरी कोशिश की। मगर जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो वो और पोनप्पन उसी दिन यानी 23 जनवरी 1984 को मावेलीकरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोल्लम पहुंच गए। उसके बाद वो दोनों वहां से भूटान की तरफ निकल गए और बॉर्डर पर अपना एक फर्जी नाम वेणुगोपाल और सत्यन बताकर उन दोनों ने भूटान में एंट्री ले ली। तो केरल पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी सुकुमारा कुरूप और ड्राइवर पोनप्पन आलप्पुझा और मावेलीकरा आने के बाद भी उनके हाथों से निकल गए और भूटान भाग गए। मगर इसी बीच केरल पुलिस को एक अच्छी खबर भी मिलती है और डीवाईएसपी हरिदास को मरने वाले शख्स के बारे में एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। पता चलता है कि 24 जनवरी 1984 को मावेलीकरा से करीब 12 किलोमीटर दूर हरिपत पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। डीवाईएसपी हरिदास तुरंत अपनी टीम के साथ हरिपत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक एनजे चाको नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, वो पिछले 2 दिनों से गायब है और उसे आखिरी बार 21 जनवरी की रात करवट्टा के टीबी जंक्शन पर देखा गया था। यह खबर मिलते ही केरल पुलिस खुश हो जाती है क्योंकि एनजे चाको की उम्र, उसके गायब होने की जगह और टाइमिंग, ये सभी भास्कर पिल्लई की कहानी से मैच हो रही थी। पर क्योंकि पुलिस के पास जो लाश थी उसका कोई चेहरा था नहीं जिसे कि चाको की तस्वीर से मिलाया जा सके, इसलिए पुलिस ने जो आधा जला हुआ अंडरवेयर लाश से बरामद किया था उसे और सफेद एम्बेसडर के अंदर मिले शर्ट के एक टूटे हुए बटन को लेकर आलप्पुझा में चाको के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी शांतम्मा ने उस आधे जले हुए अंडरवेयर को देखते ही पहचान लिया। इसके बाद जब पुलिस ने आगे की तफ्तीश की और सभी गवाहों से पूछताछ किया, तब जाकर एनजे चाको की पूरी कहानी सामने आई, जो कि इस कहानी का 5वां और आखिरी किरदार था। दरअसल एनजे चाको जो था वो एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि करवट्टा के टीबी जंक्शन के पास बने एक मूवी थिएटर हरी टॉकीज में पिक्चरों की रील्स डिलीवरी का काम किया करता था। वैसे तो वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था, पर पिछले कुछ महीनों से वो डेली अपने घर पर अप डाउन कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी शांतम्मा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 21 जनवरी 1984 को भी वो सुबह हरी टॉकीज पहुंचता है और रात को पिक्चर का सेकंड शो खत्म होने और टिकट कलेक्ट करने के बाद वो अपने घर आलप्पुझा के लिए निकलता है। मगर इन सब में उस रात उसे काफ़ी देर हो जाती है, पर फिर भी क्योंकि उसे अपने घर पहुंचना था, इसलिए रात करीब 10 बजे वो हरी टॉकीज से निकलकर वहां से कुछ कदम दूर हाईवे किनारे टीबी जंक्शन पहुंचता है और आलप्पुझा जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है। उस रात चाको के साथ उसे टीबी जंक्शन तक छोड़ने के लिए हरी टॉकीज के मालिक का बेटा श्री कुमार भी आया था। श्री कुमार चाको से कहता भी है कि आज रात वो यहीं रुक जाए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और रात 8 बजे के बाद हाईवे पर बस का मिलना भी बहुत मुश्किल है। पर चाको कहता है कि आज उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और दूसरा कि कल उसकी शादी की पहली सालगिरह भी है, इसलिए उसे कल अपनी पत्नी को चर्च लेकर भी जाना है। चाको की बात सुनने के बाद श्री कुमार उसके साथ वहीं टीबी जंक्शन पर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीता है और फिर उसके साथ बस का थोड़ा इंतजार करने के बाद वापस हरी टॉकीज के अंदर चला जाता है। अब चाको अकेला उस चाय की दुकान पर बैठकर बस का इंतजार करने लगा। उस रात उस हाईवे पर वो काली और सफेद एम्बेसडर कार, जिसमें सुकुमारा कुरूप और उसके साथी थे, वो ठीक 2 बार उसके सामने से गुजरी। एक बार जब वो ओचिरा की तरफ गए और दूसरी बार जब वो ओचिरा से आलप्पुझा की तरफ वापस आए। मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार ना तो चाको ने उन गाड़ियों पर ध्यान दिया और ना ही उन लोगों ने चाको पर जब आधी रात के करीब वो लोग तीसरी बार अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल रहे थे तो बदकिस्मती से चाको खुद हाथ देकर लिफ्ट लेने के लिए उन्हें रोक लेता है और गलती से उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब इसे इत्तेफाक कहें या इशारा, पर कमाल की बात यह थी कि जिस हरी टॉकीज के सामने चाको लिफ्ट लेने के लिए खड़ा था, उस थिएटर में जो मूवी चल रही थी उसका नाम था केनी, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है एक जाल। चाको भी सुकुमारा कुरूप के जाल में फंस चुका था, जिसकी वजह से उस रात उसकी जान चली गई और जब अगले 2 दिन यानी 22 और 23 जनवरी तक
ना तो चाको अपने घर पहुंचा और ना ही हरी टॉकीज। तो 24 जनवरी 1984 को उसके घर वालों ने हरी टॉकीज से 6 किलोमीटर दूर हरिपत पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस कहानी के बाद यह तो साफ हो गया कि उस रात कार में जिसको जलाकर मारा गया वो एनजे चाको ही था। पर क्योंकि लाश का कोई चेहरा था नहीं, इसलिए इस चीज को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस को गवाहों के अलावा साइंटिफिक एविडेंस की भी जरूरत थी। इसलिए पुलिस अब सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। आपको याद होगा कि भास्कर पिल्ले के बयान के बाद पुलिस ने उसके घर की छानबीन की थी, जहां बाथरूम से उन्हें कुछ जले हुए बाल मिले थे। पुलिस ने जब उन बालों को चाको के घर से उसके कंघे में जो बाल मिले इनसे मिलान करवाया तो वो मैच हो गया। जो रबड़ के ग्लव्स पुलिस को घटना वाली जगह से मिले थे उनमें भी कुछ बाल चिपके हुए थे, और जब उन बालों की जांच की गई तो वो बाल भास्कर पिल्ले से मैच हो गए। इसके बाद कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए केरल पुलिस ने लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम करने का फैसला किया और 1 फरवरी 1984 को कब्र खोदकर लाश को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उस वक्त देश में पहली बार किसी भी केस के अंदर सुपर इम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। सुपर इम्पोजिशन जो है वो दरअसल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें इंसानी खोपड़ी का एक्सरे करके उसे उसके असली चेहरे से मैच कराया जाता है। मगर यहाँ दिक्कत ये थी कि जो बॉडी खोदकर निकाली गई उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा गायब था और जबड़े की हड्डी भी जल चुकी थी, पर फिर भी जब बाकी के बचे हिस्से को चाको के चेहरे से मिलाया गया तो वो मैच हो गया। इसके अलावा लाश के सीधे पैर के पंजों की सारी हड्डियां भी बिल्कुल सही सलामत थी। इसलिए डॉक्टर बी उमा दत्तन, जो कि सुपर इम्पोजिशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन सभी हड्डियों को तार के जरिए एक साथ पैटर्न में बांध दिया और फिर उन्होंने मांस की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करके लाश का एक पूरा पैर रिकंस्ट्रक्ट किया। इसके लिए उन्होंने 13 अलग अलग डेड बॉडीज के पैरों पर रिसर्च की कि कहां और पैर के किस हिस्से में कितना मांस होता है। बाद में जब उस पैर को चाको के जूते और चप्पल में डाला गया तो वो परफेक्ट 100% मैच हो गए और तब जाकर उस दिन पहली बार इस केस का नाम सुकुमारा कुरूप मर्डर से बदलकर चाको मर्डर केस किया गया। तो डीवाईएसपी हरिदास और उनकी टीम कत्ल के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही केस को सुलझा चुकी थी और अब उनके पास कत्ल करने का मकसद भी था, मरने वाले की पहचान भी थी और मारने वाले 4 लोगों में से 2 लोग भास्कर पिल्ले और शाहू भी थे। मगर सुकुमारा कुरूप और ड्राइवर पोनप्पन अभी भी फरार थे, इसलिए केरल पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी तलाश में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुकुमारा कुरूप, जो कि अपने ड्राइवर पोनप्पन के साथ भूटान में छुपा हुआ था, उसके पास जो पैसे थे वो खत्म होने लगते हैं। इसलिए वो ये फैसला करता है कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो एक बार फिर अपने घर केरल जाएगा, पर वो डायरेक्ट वहां से केरल नहीं जाता। वो अपने ड्राइवर के साथ सबसे पहले भूटान से अंडमान पहुंचता है। इसके बाद वो वहां से मद्रास आता है, जिसे कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास पहुंचने के बाद वो वहां पर न्यूलैंड लॉज में एक कमरा लेता है और एक रात वहां रुकने के बाद अगले दिन अपने ड्राइवर पोनप्पन को वहीं रुककर उसका इंतजार करने के लिए बोलकर वो अकेला ही केरल के लिए निकल जाता है और मर्डर के करीब 19 दिन बाद 10 फरवरी 1984 को वो मावेलीकरा में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचता है। पर चूंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, इसलिए वो क्रूप से कहते हैं कि वो कहीं और जाकर छुपे, जिसके बाद वो भेष बदलकर एक बार फिर अपने घर चेरियानाड पहुंचता है और तब तक उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी सरसम्मा भी अबू धाबी से वहां पहुंच चुकी थी। अपनी पत्नी से पैसों का जुगाड़ करने के बाद वो अपने वकील से भी मिलता है। उसका वकील उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है, मगर वो नहीं मानता और अगली ही शाम यानी 11 फरवरी 1984 को वो एक बार फिर केरल पुलिस को चकमा देकर कोट्टारकरा रेलवे स्टेशन से वापस मद्रास के लिए निकल जाता है। मगर इससे पहले कि कुरूप मद्रास पहुंचता, उसका ड्राइवर पोनप्पन भी हड़बड़ाहट में अपने परिवार से मिलने के लिए केरल के लिए निकल जाता है। पोनप्पन जो है वो चंगनाशेरी तक तो ठीक ठाक पहुंच जाता है, पर 12 फरवरी 1984 को जब वो चंगनाशेरी से आलप्पुझा की तरफ जाने वाली एक बोट में बैठ रहा था तो उसके गांव का एक आदमी उसे पहचान लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस उसे दबोच लेती है और फिर वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो अब 4 में से 3 अपराधी केरल पुलिस की गिरफ्त में थे, मगर इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सुकुमारा कुरूप अब भी फरार था। केरल पुलिस उसे पकड़ने के लिए अपने सारे घोड़े खोल देती है, मगर बावजूद इसके अगले कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चलता। बाद में कुछ मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चला कि मद्रास पहुंचने के बाद वो वहां से इटारसी मध्य प्रदेश में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था, जहां वो करीब 1 हफ्ते तक रुका था और फिर वहां से बॉम्बे चला गया। केरल पुलिस उसे ढूंढते हुए पहले इटारसी पहुंची और फिर बॉम्बे, मगर इसके अलावा कि वो यहाँ आया था, पुलिस के हाथ उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद केरल पुलिस ने कुरूप की तलाश में अंडमान निकोबार से लेकर भूटान और भारत के आधा दर्जन राज्यों को छान मारा, पर उन्हें कुरूप का कुछ पता नहीं चला। बाद में केरल पुलिस ने सुकुमारा कुरूप को पकड़ने के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया,
जो कि अगले कई सालों तक कुरूप की तलाश में लगी रही और उसे ढूंढते हुए सऊदी अरब, मलेशिया और यहाँ तक कि अमेरिका के लॉस वेगस तक पहुंच गई, पर उन्हें भी कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगह से अलग अलग वक्त पर 100 से भी ज्यादा संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और लास्ट में उन्हें छोड़ना पड़ा। अगले कई सालों तक केरल पुलिस के पास डेली हजारों की संख्या में लेटर आते रहे कि उन्होंने कुरूप को अपने पड़ोस में देखा है, तो कभी यहाँ देखा है, तो कभी वहां देखा है। मगर जब भी पुलिस वहां पहुंचती तो वो ज्यादातर या तो गलत इन्फॉर्मेशन होती या फिर झूठा केस होता, और वो इसलिए क्योंकि ये केस उस वक्त इतना फेमस हुआ था कि कई लोगों ने इसकी आड़ में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को झूठे केस में फंसाकर अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश की थी। बाद में सुकुमार कुरूप को लेकर कुछ कहानियां भी सामने आई। पहली कि वो बॉम्बे से नेपाल चला गया और वहां जाकर साधु बनकर रहने लगा। दूसरी कि वो नेपाल के रास्ते एक नई पहचान के साथ गल्फ भाग गया। और तीसरी कि बॉम्बे पहुंचने के बाद वो अपने एक साथी जैक से मिला, जो कि अबू धाबी में उसी के साथ काम किया करता था, और उसकी मदद से सुकुमारा कुरूप समुंदर के रास्ते शिप में छिपकर बॉम्बे से अबू धाबी चला गया और अभी वो फिलहाल अबू धाबी में ही रह रहा है। पर यह सब सिर्फ कहानियां ही थी, क्योंकि इनके बारे में सबूत कभी कोई हाथ लगा नहीं। और जब अगले 3 सालों तक सुकुमारा कुरूप का कुछ पता नहीं चला तो केरल पुलिस ने साल 1987 में कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें पुलिस मर्डर, साजिश रचने और सबूत मिटाने के इल्जाम में भास्कर पिल्लई को पहला, ड्राइवर पोनप्पन को दूसरा, सुकुमारा कुरूप की पत्नी सरसम्मा को तीसरा और भास्कर पिल्लई की पत्नी तंकमणि को चौथा आरोपी बनाती है। कुरूप के दोस्त शाहू को इसमें आरोपी नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद साल 1990 में इस केस का ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के दौरान सुकुमारा कुरूप के वकील ये दलील देते हैं कि मरने वाला शख्स सुकुमारा कुरूप ही था, मगर जब कोर्ट में सारे साइंटिफिक एविडेंस पेश किए जाते हैं तो डिफेंस की दलीलें धरी की धरी रह जाती है, और सारे एविडेंस देखने और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट 14 फरवरी 1991 को अपना फैसला सुनाती है, जिसमें भास्कर पिल्लई और ड्राइवर पोनप्पन को दोषी करार दिया जाता है और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा कुरूप की पत्नी सरसम्मा और भास्कर पिल्लई की पत्नी तंकमणि का सीधे तौर पर इस मर्डर और साजिश में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए कोर्ट उन दोनों को रिहा कर देती है। मगर अब भी चाको और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला था, क्योंकि इस साजिश का मेन मास्टरमाइंड सुकुमारा कुरूप अब भी खुला घूम रहा था और केरल की पुलिस, एसआईटी और क्राइम ब्रांच भी उसे नहीं ढूंढ पा रही थी। हालांकि इसमें जो लास्ट अपडेट आई थी उसे देखने के बाद तो ये लग रहा था कि शायद सुकुमारा कुरूप अब जिंदा नहीं बचा होगा। दरअसल हुआ यह था कि मर्डर के करीब 5 साल बाद यानी साल 1989 में केरल पुलिस को बिहार के धनबाद, जो कि अभी फिलहाल झारखंड में आता है, वहां से सुकुमारा कुरूप की एक लीड मिलती है। पता चलता है कि धनबाद के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक मलयाली नर्स ने सुकुमारा कुरूप को हॉस्पिटल में देखा है। केरल पुलिस तुरंत उस नर्स के पास पहुंचती है तो वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उनके हॉस्पिटल में एक पीएस जोशी नाम का मरीज भर्ती था, पर क्योंकि वो नर्स एक मलयाली यानी साउथ से थी और उसे सुकुमारा केस के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए जब उस नर्स ने उस मरीज का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे कुछ शक हुआ। एक दिन इत्तेफाक से उस नर्स ने उस मरीज से बातचीत की और उसके घर के बारे में कुछ सवाल किए, जिसका जवाब उसने घुमा फिरा कर दिया। मगर इसके अगले ही दिन हैरत अंगेज तरीके से पीएस जोशी नाम का वो शख्स हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया, जबकि उसका इलाज पूरे होने में अभी भी टाइम बचा था। और कमाल की बात यह थी कि उसके साथ साथ हॉस्पिटल से उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए थे। केरल पुलिस ने जब आगे इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि यह सेम पीएस जोशी नाम का आदमी ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ को मिलाकर भारत के कुल 9 राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटलों में देखा गया था। केरल पुलिस हर उस राज्य, हर उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां भी कोई पीएस जोशी नाम का आदमी कभी भर्ती हुआ था, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मगर हाँ, पुलिस ने जितने भी डॉक्टरों से बात की उन सभी से यह जरूर पता चला कि वो तमाम तरह की दिल की बीमारियों से जूझ रहा है और उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है कि वो मुश्किल से बस कुछ ही महीनों का मेहमान है। पर क्योंकि केरल पुलिस के हाथ कभी कुछ ऐसा लगा नहीं जिससे यह साबित हो कि वो मर चुका है, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में लगी रही। बाद में केरल पुलिस ने सुकुमारा कुरूप को पकड़ने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली और उन्होंने भी शक के बिना पर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अगले 8 सालों तक सुकुमारा कुरूप के घर पर नजर रखने के लिए 4 अंडरकवर पुलिस वाले उनके पड़ोसी बनकर रहे, पर उन्हें भी कभी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। और जब 1989 में उसके बीमार होने की खबर के बाद से पुलिस को कोई भी अपडेट नहीं मिली और उस वक्त जैसी उसकी कंडीशन बताई जा रही थी उसे देखकर सभी को यही लगा कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचा होगा। इसलिए मर्डर के 12 साल बाद साल 1996 में केरल पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया।
केस बंद होने के बाद अब पुलिस ने क्रूप की तलाश तो बंद कर दी, मगर हर उस लेटर पर नजर रखती जो सुकुमारा क्रूप की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के पास आता, और सभी टेलीफोन को सर्विलांस पर भी रखा हुआ था। साल 2008 आ गया, मतलब कि करीब 24 साल बीत गए। तब जाकर केरल क्राइम ब्रांच की नज़र एक नंबर पर पड़ी। क्राइम ब्रांच को पता चला कि उस नंबर से कई कॉल्स सुकुमारा क्रूप के घर और उसके रिश्तेदारों को किए गए थे। जब आगे इसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि यह नंबर सऊदी अरब का है। इसके बाद क्राइम ब्रांच अब खास तौर पर उसी नंबर को फॉलो करना शुरू करती है, और अगले कई हफ्तों तक उस पर नजर रखने के बाद पुलिस को 90% ये यकीन हो जाता है कि सऊदी से कॉल्स करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सुकुमारा क्रूप ही है। इसलिए पुलिस अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम सऊदी अरब भेजने का फैसला करती है। मगर गलती से यह खबर मीडिया में आ जाती है, और जैसे ही यह खबर मीडिया में आई कि केरल क्राइम ब्रांच अपनी एक टीम सऊदी भेजने वाली है, हैरत अंगेज तरीके से वो सारी कॉल्स आनी बंद हो जाती है और वो नंबर भी आउट ऑफ नेटवर्क चला जाता है। तो बदकिस्मती से पुलिस के हाथ इस बार भी मायूसी ही लगती है। मगर जो कुछ भी हुआ उससे बहुत हद तक ये जरूर साबित हो गया कि सुकुमारा क्रूप अब भी जिंदा है। इसके अलावा इस घटना के करीब 2 साल बाद एक और ऐसी चीज हुई जो कि यह साबित करने के लिए काफी था कि सुकुमारा क्रूप अभी मरा नहीं है। दरअसल हुआ यह कि 12 नवंबर 2010 को सुकुमारा क्रूप के बेटे की शादी होनी थी, मगर जिस चीज ने पुलिस का ध्यान खींचा वो था उस शादी के इनविटेशन कार्ड पर छपा उसके पिता का नाम। उस कार्ड पर दूल्हे यानी उसके बेटे के नाम के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा था सन ऑफ श्री सुकुमारा क्रूप। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी अलग बात है, यह तो हर शादी के कार्ड पर छपा होता है। पर यहां सवाल यह था कि अगर वो दुनिया वालों के लिए मर चुका है तो उसके नाम के आगे लेट या स्वर्गीय क्यों नहीं लगाया गया। इसका मतलब साफ था कि सुकुमारा क्रूप जिंदा है, और हो ना हो वो इस शादी में भी जरूर आएगा। इसलिए केरल क्राइम ब्रांच ने शादी से 1 हफ्ते पहले से लेकर शादी वाले दिन तक वहां आने जाने वाले हर एक शख्स पर नजर रखी, और उन्हें पूरा यकीन था कि सुकुमारा क्रूप इस शादी में जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी बाप चाहे कहीं भी हो वो अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आता है। मगर अफसोस कि केरल क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ नहीं लगा, और इस बार भी वो खाली हाथ ही लौटी। तो कुल मिलाकर इस कहानी का निचोड़ ये है कि एक लालच ने एक साथ कई परिवार को तबाह कर दिया। चाको की पत्नी शांतम्मा, जो कि उस वक्त 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने बाद में जिस बच्चे को जन्म दिया उसके ऊपर से हमेशा के लिए बाप का साया उठ गया। हालांकि साल 2018 में चाको की पत्नी शांतम्मा ने सुकुमारा क्रूप और इस केस से जुड़े बाकी के सभी लोगों को माफ कर दिया था, पर जो चाको का बेटा जितिन है, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसका आज भी यही कहना है कि जब तक सुकुमारा क्रूप पकड़ा नहीं जाता तब तक उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इस केस से जुड़े बाकी के लोग भी गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ड्राइवर पोनप्पन जो है वो तो अपनी सजा पूरी करने के 1 साल बाद ही मर गया। भास्कर पिल्लई और उसकी पत्नी थंकमणि आलप्पुझा के पुलियूर में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इस घटना की वजह से सुकुमारा क्रूप की पत्नी को फिर कभी नर्स की जॉब नहीं मिली, और क्योंकि सुकुमारा क्रूप के घर वालों ने उसे कभी अपनाया नहीं, इसलिए वो और उसके 2 बच्चे भी उसके बाद बड़ी मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। वहीं शाहू अपने गांव चावकड़ में मछली बेचकर गुजारा करता है, और जिस घर को बनाने के लिए सुकुमारा क्रूप ने यह सब किया वो घर आज भी अधूरा वैसे ही खड़ा है। आज 2023 में इस घटना को हुए करीब 39 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज भी सुकुमारा क्रूप पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मावेलीकरा की अदालत ने सुकुमारा क्रूप के खिलाफ आखिरी बार 2 दिसंबर 2016 को अरेस्ट वारंट जारी किया था, और पुलिस उस वारंट के साथ आज भी उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के पास आज भी उसकी पहचान के लिए उसके बालों का सैंपल मौजूद है, और वो जब भी मिलेगा उसे उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। हालांकि आज 2023 में अगर वो जिंदा होगा तो उसकी उम्र लगभग 76 से 77 साल की होगी। कहते हैं कि केरल पुलिस को सिर्फ कुछ घंटे पहले अगर ये पता चल जाता कि सुकुमारा क्रूप जिंदा है तो शायद कहानी कुछ और ही होती, और वो केरल और भारत के इतिहास का सबसे लंबा भागा हुआ मुजरिम नहीं होता। बाद में उसके ऊपर कुछ फिल्में भी बनी, जिनमें से एक फिल्म जिसका नाम NH-47 था वो उसी साल यानी 1984 में ही रिलीज हुई थी, और उसका नाम उसी हाईवे के नाम पर रखा गया था जहां से चाको को उठाया गया। और अभी 2021 में भी क्रूप नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें साउथ के जाने माने एक्टर दुलकर सलमान ने सुकुमारा क्रूप का किरदार निभाया था। तो ये थी पूरी कहानी भारत के सबसे लंबे भागे हुए मुजरिम सुकुमारा क्रूप की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।